ओके, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दैट चैप्टर का नाम क्या है बताएंगे थोड़ी देर में. बट बिफोर वी स्टार्ट दैट चैप्टर पहले एक तुम लोगों को कहानी सुनाते हैं. कहानी ऐसा है कि एक बार दो दोस्त हैं, आप देख सकते हैं, 2 फ्रेंड्स, चेहरे में मुस्कुराहट है. सो 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्त मिल करके एक बिजनेस चला रहे थे. दे वर रनिंग अ शॉप एंड दिस शॉप वाज बेसिकली, ये शॉप था फूलों का. ये लोग गुलदस्ता, बुकेस, फूल का कारोबार करते थे. सो काफ़ी पुराना बिजनेस इन लोगों का. ये लोग मिल करके पार्टनरशिप में ये लोग ये बिजनेस कर रहे थे. ठीक है. अब एक दिन क्या हुआ. सो एक दिन एक आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो एक आई, राइट, ब्यूटीफुल गर्ल एक शॉप में आई. शॉप में आई, गुलदस्ता खरीदी. अब उसके बाद वहाँ पे क्या होता है नहीं होता है ये किसी को नहीं पता. लेकिन जब वो चली गई तो उसके बाद ये हो गया, राइट. क्या हो गया ये आप देख सकते हैं. ये दोनों दोस्त जो थे, सो कहीं ना कहीं इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया है. अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर फेक ऑफ फन, राइट. ऐसा कुछ नहीं है. लोगों का अपना मेंटालिटी के ऊपर में डिपेंड करता है. सो इट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट this person is the reason, it's not that, but it's their mentality, correct. So whatever thing is that, so उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, बट ये दोनों अलग हो गए. मतलब इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था, वो रिश्ता कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. मतलब वो रिश्ता अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. वो रिश्ता और अब एग्जिस्ट नहीं करेगा आगे. सो इसी को हम लोग अपने अकाउंटिंग भाषा में हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन. सो देख सकते हो कुछ बिजली टाइप का कुछ गिरा, जैसे हिंदी फिल्म में दिखाता है ना कि जब 2 दोस्त के बीच में जब रिश्तों में दरार आते तो सडनली यू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थंडरिंग. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. थंडरिंग इज देयर. सो देयर इज अ डिसोल्यूशन. यहाँ पे डिसॉल्व हो गया. क्या डिसॉल्व हुआ? इनके बीच का रिश्ता डिसॉल्व हुआ. अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इनके बीच का रिश्ता डिसॉल्व हो गया तो क्या जो इनका शॉप था, जो वो फ्लावर शॉप था, क्या वो फ्लावर शॉप भी बंद हो गया? तो देखो बच्चों, यहाँ पे 2 ही पार्टनर थे, करेक्ट. यहाँ पे 2 ही पार्टनर थे. तो अगर जब 2 पार्टनर थे और वो 2 पार्टनर के बीच में ही रिश्ता इनका डिसॉल्व हो गया तो ऑटोमेटिकली इनका जो फर्म था वो भी डिसॉल्व हो जाएगा. सो अगर एक चीज याद रखना, अगर कल को पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप तो क्या था, रिलेशनशिप था. हम लोग जो अपना याद होगा जो डेफिनेशन हम लोग सीखे थे, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स. अगर पार्टनर, सारे पार्टनर्स के बीच में अगर वो रिलेशनशिप ही खत्म हो जाता है, अगर सारे पार्टनर्स के बीच में जो रिश्ता एग्जिस्ट कर रहा था वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है, वो तो भी तो बंद ही हो जाएगा. सो एक चीज याद रखना, रिश्ता खत्म होना और रिश्ता में बदलाव आना, चेंज आना, ये दो अलग अलग चीज होता है, राइट. आई रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन. आई एम सेइंग द रिलेशनशिप इज सीजेस टू एग्जिस्ट. रिलेशनशिप डिसॉल्व हो गया, रिलेशनशिप ही खत्म हो गया. और एक होता है कि रिलेशनशिप चेंज हो गया, रिलेशनशिप बदल गया. सो ये 2 अलग अलग चीज है. सो देयरफॉर आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन, राइट. और हम लोग ये टॉपिक को, डिसोल्यूशन को 2 एंगल से समझेंगे. एक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट. सो व्हेन आई से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बेसिकली मींस चेंज इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनरशिप. जो पुराना रिश्ता है वो खत्म होकर के नया रिश्ता स्टार्ट होता है. दैट इज बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बट द सेकेंड एस्पेक्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जितने पार्टनर्स थे सबके बीच में जो रिलेशनशिप थी वो खत्म हो चुकी है. मतलब फर्म ही बंद हो गया. फर्म क्यों बंद हुआ? क्योंकि पार्टनर्स के बीच में जो रिश्ता है वो खत्म हो गया और वो डिसॉल्व हो गया है. अब कोई नया आगे रिश्ता बनेगा भी नहीं. सो उनका बीच में रिश्ता बना ही किस लिए था? वो रिश्ता बना था तो ही तो जाकर फर्म खुला था. फर्म के चलते ही तो रिश्ता बना था. जब वो रिलेशनशिप ही खत्म हो गया तो फर्म ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा. सो आई रिपीट वंस अगेन, डिसोल्यूशन को 2 कॉन्सेप्ट से समझा जाता है. एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी ऐसा सिचुएशन देख चुके हैं जहां पार्टनर्स के पुराने रिश्ते खत्म होकर के नया रिश्ता शुरुआत होता है। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वी हैव ऑलरेडी डन। अब आप सोचते हो कि सर ये आप हम लोगों को कब पढ़ा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? सो आई विल टेल यू कब पढ़ा है। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों ने कब किया बताते हैं। याद होगा, दो दोस्त मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किए, करेक्ट, और हम लोग ने देखा कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जहां एक नया पार्टनर का एडमिशन हो, करेक्ट। तो जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है बच्चा, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप था, इनके बीच में जो भी अग्रीमेंट है, जो भी रिलेशनशिप था, वो डिसॉल्व हो गया और इन तीनों के बीच में नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था, पुराने पार्टनर के बीच में जो अग्रीमेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे थे, वो बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। याद रहे, फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो चेंज होगा रिलेशनशिप, बिकॉज पहले इनके बीच में रिलेशनशिप था, अब वो चेंज होकर के इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा। So this is a situation of dissolution of partnership, not dissolution of partnership firm. Firm है, हम ही नहीं बोले कि इनके बीच रिश्ता ही खत्म हो गया और आगे कोई रिश्ता नहीं है, नहीं, इन दोनों के बीच में रिश्ता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि अब इन तीनों के बीच में रिश्ता स्टार्ट करना था, इसीलिए, राइट। सो जब एक नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, दैट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है उस समय में। जब एक पार्टनर, मान लीजिए इन 3 पार्टनर है और इन तीनों में से एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है, टाटा कर रहा है, बाय बाय कर रहा है, देखिए ये बाय बाय करके जा रहा है, रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट और डेथ के भी केस में क्या होता है, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप डिसॉल्व हो गया और जो पार्टनर चले गए, अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, अब उनके बीच में नया अग्रीमेंट और नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों ने पहले ही देखा है, हमने एडमिशन के समय देखा, हमने रिटायरमेंट के समय देखा, हमने डेथ के समय देखा। अच्छा, क्या विदाउट एडमिशन एंड विदाउट रिटायरमेंट, बिना कोई पार्टनर आए या कोई पार्टनर गए, बिना कोई पार्टनर के आने से या बिना कोई पार्टनर के जाने से भी क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है? यस, हो सकता है, एकदम हो सकता है। कैसे? सिंपली मान लीजिए इन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। अब ये लोग ने डिसाइड किया कि नहीं भैया, अब हमारा पीएसआर 3:2 नहीं, हमारा पीएसआर 1:1 है। व्हाट इज दिस? सो इनका पहले रिश्ता क्या था? 3:2 का रिश्ता था। इनका पहले अग्रीमेंट, इनका रिलेशनशिप 3:2 का था। अब ये लोग ने डिसाइड किया कि हमारा रिश्ता 1:1 होगा। सो ना ही कोई पार्टनर आया और ना ही कोई पार्टनर गया, लेकिन इसका रिश्ता चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हो गया। सो पुराना जो रिश्ता था, पुराना रिश्ता आपका क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है और पुराना रिश्ता डिसॉल्व होकर के एक नया रिश्ता आइडेंटिटी स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। So dissolution of partnership happens when at a time of admission, at a time of retirement, at a time of death, and at a time of when just a partners decide they want to bring a change in the agreement, when partner decide to change in the profit sharing ratio. So this is what basically is dissolution of partnership. Is it clear? ये चीज समझ में आया? अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो होगा dissolution of partnership form. So this is dissolution of partnership. Again I am saying that we have already done this, we do not need to do this. Dissolution of partnership firm, this is our topic today. Dissolution of partnership firm. Dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners. So see, need to understand कि जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, मतलब जब फर्म पार्टनर्स के बीच का रिश्ता चेंज होगा, इट विल नॉट नेसेसरीली मीन कि फर्म डिसॉल्व हो गया, राइट। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर जैसे ए और बी इनके बीच के रिश्ता में अगर चेंज होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फर्म बंद हो गया। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट, यू सी, द फर्म्स ऑपरेशन सीजेस टू एग्जिस्ट और ऑटोमेटिकली सारे पार्टनर के बीच का जो भी रिश्ता वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, करेक्ट। सो इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में व्हेन द बिजनेस इज गेटिंग क्लोज, दैट इज व्हाई इट्स वेरी सिंपल। जब फर्म बंद होता है तो यहां पे क्या हो रहा है? बिजनेस क्या हो जा रहा है? बंद हो रहा है। दैट इज, अगर सिंपल भाषा और सरल भाषा में अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब यही है कि फर्म बंद हो गया है।
और अगर फर्म बंद हो गया है तो ऑटोमेटिकली पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, खत्म हो गया है, रिश्ता डिसॉल्व हो चुका है। बिकॉज अगर फर्म ही नहीं है तो रिश्ता क्या करेंगे, रखेंगे। द रिलेशनशिप तो हुआ था ही फर्म के चलते, सो बिजनेस ही क्लोज है। सो टुडे दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो डिसोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। दो तरीका के डिसोल्यूशन होते हैं, एक कंपल्सरी डिसोल्यूशन और दूसरा वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन को हम लोग डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, मतलब जब कोर्ट इंटरफेयर करेगा और कोर्ट का आदेश के अनुसार एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट वी हैव टू क्लोज द फर्म, बिजनेस को बंद करना है, फर्म को बंद करना है। और एक होता है वॉलेंटरी डिसोल्यूशन, दैट इज इसमें जो पार्टनर्स है वो खुद से अपने मर्जी से फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे, कोई उनके ऊपर में कोई फोर्स या प्रेशर नहीं डाला गया कि इनका किन्हीं का किसी का कहने से वो लोग नहीं कर रहे। सो दैट इज व्हाई वी कैन से इट्स अ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट एंड दिस इज डिसोल्यूशन विदाउट द कोर्ट ऑर्डर। नाउ थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब हो सकता है। ये एक पार्टनर है, जो पहला वाला हम लोग स्लाइड देखा, आई थी फूल दुकान में, जब गई तो ऐसा हो गया वो। तो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता है, ऐसा करता है क्या, तो ये पागल है। तो अगर कोई पार्टनर, एक दो पार्टनर पागल हो गया तो कोर्ट बोलेगा बेटा तुम लोग समाज के लिए ठीक नहीं हो, तुम लोग बंद करो धंधा को। समझ में आया? सो when a partner is found of unsound mind, so this kind of activity can be done by an unsound mind only, per person only, right? So अगर ऐसा होता है तो इट इज कंपल्सरली आपको बोलेगा कोर्ट कि भैया आप बंद करो। सेकेंड, कुछ अगर ऐसा हो गया, राइट, जो दूसरा कोई था जिसका दूसरा टूटा था दिल, तो वो आदमी पीपा के गाड़ी चला रहा था, उसका ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद तो डिसेबल्ड है, ये मानसिक डिसेबल्ड है, ये शारीरिक डिसेबल्ड है। बिजनेस चलाने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आपको एबल होना पड़ेगा, फिट होना पड़ता है। अगर ऐसा किसी भी सिचुएशन में अगर आप पाए जाते हैं तो कोर्ट आपको बोलेगा भैया धंधा बंद करो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो गया कि ये लोग पार्टनर्स को पाया गया है कि दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, वो लोग ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो देश के कानून के खिलाफ है। पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, उसका बैंकरप्ट हो गया, फकीर हो गया, तो ऐसा सिचुएशन में आपको कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आप फर्म को बंद कर दीजिए। सो दैट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन ये सिचुएशंस में हो सकते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू में या आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ लिया गया, गिव एनी सिचुएशन वेयर द फर्म इज डिसॉल्व्ड और फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट, तो ये इमेज याद रखना, ये इमेज याद रखोगे, ड्राइंग मत कर देना, ऐसा लिख देना, इसके बारे में ड्राइंग नहीं कर देना। एक होता, नेक्स्ट है वॉलेंटरी डिसोल्यूशन बाय दैट इज डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट ऑर्डर। वॉलेंटरी डिसोल्यूशन, खुद से डिसॉल्व कर रहा है पार्टनर्स। ये कब होता है, ऐसा सिचुएशन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आपस में लड़ाई हो गया है, बात नहीं बन रहा है, आपस में अब जो फेथ था, जो भरोसा था, वही जो आई फूल दुकान में, उसका बाद से ऐसा सिचुएशन हो गया। करेक्ट, देख लो पहले इसको, देखना है, देख लो, दिखाते हैं तुम लोग बेटा, ये सब जिंदगी के सीख दे रहे। देखो ये था पहले, राइट, ये था सिचुएशन, करेक्ट, ये था जो मिस किया पहले, पिक्चर का जो पहला 2-3 मिनट मिस किया, ये था सिचुएशन। बहुत हंसी खुशी से थे ये लोग दोनों दोस्त, ये एक फूल का दुकान चला रहे थे। उसका बाद ये होता है, एक दिन ये हादसा हुआ, ये आई, उसके बाद से ये सब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये नाच रहा है जो तुम लोग देखा, और ये व्हील चेयर में बैठा हुआ है, और ये कहाँ, ये किसी को नहीं पता, ये कहीं और है, किसी और के साथ होगी। ये लोग दोनों पगला गया, एक खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डिसोल्यूशन। तो इसमें थे हम लोग। हर्ष को देखो बड़ी खुश है, भैया मेरे दिल का बात बोल रहा है,
है हर्ष, अपने आप को नहीं ना देख लिया तुम इसमें? चलो कोई बात नहीं। So this was voluntary dissolution. So when the mutually the partners say कि नहीं भैया हमको बिजनेस बंद करना है, हमको धंधा बंद करना है, अब नहीं हो रहा है, या कोई पार्टनर, कोई भी कारण हो सकता है, इसका तो कोई कारण नहीं है, आपस में क्या बोलते हैं, अब कंसेंट नहीं बैठ रहा है, आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, जो भी कंफ्लिक्ट है जो भी है, सो वो लोग क्या करते हैं, नोटिस दे देते हैं भैया, प्रॉपर नोटिस दे करके तो बोलता है भैया फर्म को बंद कर दो। सो दिस इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन बाय। सो वॉलंटरी डिसोल्यूशन तब होगा जब मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स करेक्ट क्या करेंगे, वो लोग मिल करके बोलेंगे, नोटिस दे देंगे और बोलेंगे फर्म को बंद कर देंगे। नाउ दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ डिसोल्यूशन। जिस यहां तक सुनने में बहुत अच्छा लगा, हम लोग सब एंजॉय किए, लेकिन कहानी अब शुरू होता है। कहानी अब यह है, व्हाट नेक्स्ट? फर्म तो बंद हो गया, बिजनेस चला, बिजनेस रन किया, बिजनेस किसी कारणवश से बंद हो जाता है। हमारा आज का जो क्लास है और हमारा जो सिलेबस है वो ये है, हमें ये पढ़ना है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है, जब फर्म बंद होता है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू। सो थिंग्स टू बी डन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और वी कैन से द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ फर्म। Now you look at this shop. This shop was run by the two partners, the two friends. Now you all imagine कि तुम लोग कोई दो दोस्त मिलकर के ये शॉप चला रहे थे और किसी कारण के चलते तुम लोगों ने इस दुकान को बंद कर दिया, फर्म को बंद कर दिया, बिजनेस को बंद कर दिया। अब आपको यह सोचना है कि जब बिजनेस बंद होता है तो हमें करना क्या है। आप सोचते हैं भैया इसमें कौन सा बड़ा बात है, बिजनेस बंद कर दिए, शटर गिरा देंगे, ताला लगा देंगे, चल जाएंगे। नहीं, इट्स नॉट सो इजी। बिजनेस स्टार्ट करने का भी जैसा प्रोसेस होता है ना, बिजनेस को बंद करने का भी प्रोसेस होता है। बिजनेस को फिजिकली बंद करना बहुत आसान होगा, शटर गिरा करके ताला लगा दो, करेक्ट? दैट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। एक चीज याद रखना, हमारे लिए बिजनेस तो किताबों में है, दैट इज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने बिजनेस को जिंदा रखा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हमने बिजनेस को जीवित रखा है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसके नाम पे खाता खुला, और जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस का जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स भी क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सो आप भले ही शटर गिरा दो और शटर गिरा के ताला लगा दो, बट आपका बिजनेस जिंदा रहता है कहां पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और तब जब तक आप वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद नहीं करते हैं तब तक आपका बिजनेस टेक्निकली बुक्स में डिसॉल्व नहीं हुआ। सो देयरफॉर नाउ यू इमेजिन दैट व्हाट एनी नॉर्मल पर्सन, यार कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, अगर आज हम ही प्लान करते हैं कि हम जॉर्ज एकेडमी बंद करेंगे, हम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कॉलेज, अब हम इंस्टीट्यूट में नहीं रहेंगे, हम करेंगे जॉर्ज एकेडमी बंद कर रहे हैं, तो व्हाट विल आई डू व्हेन आई क्लोज डाउन द एकेडमी? I'll just put down the shutter down and I'll lock the keys and I'll go. What will I do? पैसा लेके चले जाएंगे। पैसा कहां है? बेच बाच के। क्या बेच के? ऑब्वियसली यहां एकेडमी मेरा एसेट्स है ना, तो इस एसेट्स को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको बेचेंगे। ठीक है, आपने एक सिक्का का एक पहलू बताया कि आप अपने एसेट्स को बेचोगे और अपने पैसा लेके चले जाओगे। ये थोड़ा सा सेल्फिश बात हो गया। यस, ये थोड़ा सेल्फिश बात हो गया। हम अपने बारे में सोच रहे, नहीं। एज अ जेन्युइन पर्सन हमको सबसे पहले क्या देखना है कि जब हम बिजनेस बंद करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन जिस दिन फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं उस दिन मेरा क्या क्या लाइबिलिटीज है फर्म का, और जो भी फर्म के लाइबिलिटीज है वो सारे लाइबिलिटीज को हमको क्या करना है, सेटल करना पड़ता है। सो देयरफॉर अगर आप देखोगे जब एक बिजनेस बंद होता है तो मेजरली अगर आप देखोगे दो चीज जो अब एक आपको जो करना पड़ता है वो है सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स। ऑल योर डेब्ट्स हैज टू बी सेटल्ड। यू नीड टू मेक श्योर दैट आपके डेब्ट्स सेटल हो जाते हैं। एंड रिमेंबर, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कल को सारे एसेट्स को बेचने के बाद भी मेरा पैसा कम पड़ जाए अपना लायबिलिटी पे करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से बेच करके अगर पैसा लाना पड़े तो उसको लाना पड़ेगा।
So we have to make one thing sure that the debts are settled. And how do we settle debts? By realization of our assets. Assets को बेचकर, जितने भी एसेट्स हमारे पास है उन सारे एसेट्स को हम लोग रियलाइज करेंगे, मतलब उसको बेचेंगे, उससे कैश आएगा और उसी कैश के इस्तेमाल करते हैं अपने डेब्ट्स को पे करने के लिए. So the most important, the first two activities, the most two important activity that we have to do when we will close the firm is these two things: settle your debts, right, and sell your assets. So whatever money is coming from selling the assets and आपका डेट सेटल करने के बाद जो पैसा बचा वो पार्टनर लेके चला गया, और अगर पैसा नहीं बचा, सिंपल सा चीज है, तो पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा. सो अब इसी रास्ता में हम लोगों को आगे बढ़ना है. अब ये देखना है कि ये होता कैसे है. नाउ जिस दिन फर्म डिसॉल्व होगा उस दिन अपना बैलेंस शीट खड़ा है कि नहीं खड़ा? बैलेंस शीट उस दिन का तो बैलेंस शीट होगा, मतलब फर्म के बुक्स में आपके सारे एसेट्स होंगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, लेस प्रोविजन, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड. ये आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में आइटम्स, और ये आपके लाइबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम पार्टनर, बैंक लोन, बैंक ओडी, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So these are all things you will find, ये सब आइटम से बैलेंस शीट में रहेंगे. Now this is what I am trying to tell you, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. तुम जितने भी अकाउंट्स देख रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, बैंक लोन, बैंक ओडी, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, WCR, PL, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, मोटरसाइकिल, एडवर्टाइजमेंट, कैश इन हैंड, इस जितने भी अकाउंट्स है, हमें इन सारे अकाउंट को क्लोज करना है. यही हमारा काम है. प्लीज समझिए इसको. इसमें से अगर एक भी अकाउंट खुला रहा तो फर्म डिसॉल्व नहीं हुआ है. प्लीज समझिएगा, फर्म डिसॉल्व होना, फर्म को बंद तो कर दिए हैं हमने, एकेडमी का शटर गिरा के ताला लगा दिया है, बिजनेस बंद हो गया है, फर्म बंद हो गया है. लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी भी खुले हुए हैं, और वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स खुला हुआ है, वो सारे अकाउंट्स को हमें सेटल करना है, उन्हें बंद करना है. और जब तक नहीं हम ये करेंगे, मेरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. सो ऑल द एसेट्स स्टैंडिंग हियर, all the liabilities you look seeing here, they are internal liability, external liability, your reserves, your accumulated profits, whatever account you are seeing here, each and every account has to be closed. सबको बंद करना है. अगर नहीं बंद हुआ तो फिर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रहा. सो दैट इज व्हाट आवर ड्यूटी इज, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर टू लर्न. करेक्ट, कि कैसे हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे. सबको अकाउंट्स, खाता सबका बंद, एसेट्स बेचना है और लायबिलिटीज पे करना है. यही चीज हमें करना है. हमको मेक श्योर करना है कि जो फर्म मेरा बंद हुआ है, उस फर्म का कुछ भी, उस फर्म के नाम पे कुछ भी खुला रहना नहीं चाहिए. उसका एग्जिस्टेंस पूरा खत्म करना है हमको. सो दैट इज व्हाट आवर एम इज. राइट. सो रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज. जब हम लोग अपने एसेट्स को बेचते हैं, एसेट्स बेचने के बाद जो पैसा आता है, उस पैसा से हम लोग अपना लायबिलिटीज को कैसे सेटल करते हैं, उसका प्रायोरिटी है. उस प्रायोरिटी बेसिस में आपको सेटल करना है. सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज. सबसे पहले राइट. ऋषभ जब बोला कि हम सारा सामान को बेच बाच देंगे, अपना पैसा ले लेंगे, सेम स्नेहा बोली कि हम अपना कैपिटल वापस ले लेंगे. शी वॉज टॉकिंग अबाउट इनसाइड लायबिलिटीज. कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, द कैपिटल इज द इनसाइड इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस.
बट आवर प्रायोरिटी इज दैट कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वालों को देंगे। करेक्ट। सो मेरा जितना आउटसाइड लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, राइट, एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर मेरा बचा हुआ जो पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, खैर बैंक ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली बैलेंस इन द बैंक, बैंक लोन, creditors, bills payable, all these outside liabilities has to settle first। और अगर इनको सेटल करने के बाद पैसा बचता है तब आप इनसाइड लाइबिलिटी पे करो, दैट इज लोन बाय पार्टनर। हो सकता है कि कोई पार्टनर लोन दे करके रखा हुआ है, तो पहले तो बाहर वाला का दे दो पैसा, तो पहले जो बाहर वाले से आपने पैसा लिया पहले उनको पैसा वापस करो, उनको पैसा देने के बाद अगर पैसा बचा तो फिर जो आपने अंदर वाले से पैसा लिया है, घर वालों से पैसा लिया पहले, अब उसको पेमेंट करो। अब उसको भी पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बच गया तब जाकर के पार्टनर्स अपने कैपिटल जो उसका इन्वेस्टमेंट था वो क्या करता है, वापस लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? डिड यू गेट इट? सो दे हैव टू फॉर, ये नहीं कि एसेट्स बेचा, बेच बाच करके अपना कैपिटल लिया और चला यार ये बेचारा लोग बाहर वाला लोग मुंह देखते रह गए, नहीं वो नहीं करना है, वैसे नहीं कर सकते हम लोग। इसका प्रोसेस और इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, इसको याद रखिएगा। सो दिस इज योर बैलेंस शीट, प्लीज लुक। जो बैलेंस शीट वहां पे था वही बैलेंस शीट यहां पे है। ये आपके सारे लाइबिलिटीज है और ये सबके आपके सारे एसेट्स है, राइट। इनको बंद करना है, तो अगर आप इनको बंद करोगे, ये सारे जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट खुला हुआ है, क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट, लोन फ्रॉम पार्टनर, बैंक लोन अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ये सारे बंद होंगे। फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेटर अकाउंट, मोटर व्हीकल, ये सारे अकाउंट क्या होंगे, बंद होंगे। बच्चा देखो एक चीज समझना है, कॉमन सेंस है, अगर ये अकाउंट्स बंद होंगे, राइट, एसेट्स के अकाउंट अगर बंद होंगे तो ये सब क्या किया जाएगा, उनको डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। और अगर लाइबिलिटीज के अकाउंट को बंद किया जाएगा तो उनको क्या किया जाएगा, डेबिट, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। सो जब एसेट्स क्रेडिट होगा तो ऑटोमेटिकली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में किसी को तुमको क्या करना है, डेबिट करना है, हाँ या ना। जब मेरे लाइबिलिटीज डेबिट होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके अगेंस्ट में किसी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। सो बेसिकली ये जितने भी हम तुमको निचोड़ दिखा रहे हैं, हम तुमको डायरेक्टली समरी बता रहे हैं, होता क्या एक्चुअली, ये जितने भी अकाउंट्स खुले हुए हैं, ये जितने भी आइटम्स तुमको बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसके लिए ये दो अकाउंट में कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है। एक पहला रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोग सीखेंगे, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दिस टू अकाउंट्स आर यूज्ड, और दिस टू अकाउंट्स विल बी यूज्ड टू क्लोज ईच एंड एवरी आइटम विच यू आर लुकिंग एट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तुम जितना भी आइटम देख रहा है, इस सारे आइटम को बंद करने के लिए, राइट, या तो रियलाइजेशन अकाउंट और या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही दो अकाउंट यूज होगा। सो बेसिकली अगर हम आपको बोले कि आपको बनाना क्या है, आपको क्या क्या लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ते हैं डिसोल्यूशन में, तो आपको पहला तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये हमारे लिए नया अकाउंट है, सीखेंगे अभी। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और तीसरा जो इन दोनों में कहीं में नहीं जाता है वो होता है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। इनके लिए एक अलग सा बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट। सो बेसिकली क्लास 12 का अगर सिलेबस को हम लोग नजर पे रखे, उनके क्लास 12 के सिलेबस के अनुसार यू नीड टू प्रिपेयर 3 लेजर अकाउंट्स, दैट इज फर्स्ट रियलाइजेशन, second partners capital, and third will be your cash or bank account. So just keep this in mind that how this will be utilized, हम तुमको थोड़ा देर में समझा देंगे, ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। We'll come back to this slide, but I'm just told you कि बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स है ये सारे अकाउंट सेटल करना है, सब बंद करना है, और ये दोनों अकाउंट में ही ये सब चीज ट्रांसफर होकर के क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये भी अकाउंट बंद होगा और ये भी बंद होगा, सब बंद होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ नहीं खुला रहेगा जब फॉर्म डिसॉल्व होता है। सो विल मूव टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो जितने भी एसेट्स है, जितना भी एसेट्स है जो बैलेंस शीट में, वो सारे एसेट्स को
हम लोग क्या करते हैं, ये देख रहे हो एसेट्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, बीआर, गुडविल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये देख रहे हो एसेट्स। सो जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स है वो एसेट्स को यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। Excluding fictitious asset. What are fictitious asset? Which we cannot see and touch, and which cannot be sold, which cannot be realized in cash. जो कैश हमको कन्वर्ट करके नहीं देगा, जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. प्लीज रिमेंबर, गुडविल, कैन यू सी गुडविल, गुडविल को भी नहीं देखा जाता है, गुडविल को भी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं. बट गुडविल इज इंटैंजिबल बिकॉज गुडविल कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो बिक सकता है. बट फिक्टिशियस एसेट को भी हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता. सो फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग बोलते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अक्यूमुलेटेड लॉस, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉस, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स है. तो वो एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, ये पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और कैश. कैश भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि कैश ऑलरेडी कैश है, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, उसको और हम किस में कन्वर्ट करेंगे. तो उन सारे एसेट को छोड़कर बाद बाकी जितने भी एसेट्स है जिसको आप कैश में रियलाइज कर सकते हो, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा वो बात की बात है. लेकिन जो भी एसेट्स को कैश में रियलाइज किया जा सकता है, जो भी एसेट्स को जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हो या ना हो बात की बात है. फिर से रिपीट कर रहे हैं, वो कैश में कन्वर्ट हो या ना हो. आज जैसे मेरे लिए, मेरे एकेडमी में मेरे लिए कौन कौन से एसेट है जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है. प्रोजेक्टर है, ये बोर्ड है, ये पंखा है, ये सारे फर्नीचर्स है, ये कैमरा है, ये फैन है, ये एसी. दीज आर ऑल एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. एंड हेंस जब हम इस फॉर्म को बंद करेंगे, और अगर ये मान लो मेरा पार्टनरशिप फॉर्म होता, तो ये सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देते, ट्रांसफर कर देता. अब यह दूर की बात है कि कोई इस प्रोजेक्टर को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कोई इस फर्नीचर को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कोई इस बोर्ड को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, वो बात की बात है. वो बिकता है कि नहीं बिकता है, वो उससे हमको मतलब नहीं है. हम क्या बोल रहे हैं, जो बिक सकता है, जो कैश में रियलाइज हो सकता है, वो सारे एसेट्स को अब क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में ट्रांसफर करते हैं. कहां पे ट्रांसफर करते हैं, समझ में आ रहा है. अब इसको पढ़ो तो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू डेटर, टू बीआर, टू गुडविल, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट. तो जितने से एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे. क्लियर है ऋषभ? ऋषभ समझ में आ रहा है? हाँ. सिमिलरली आपके जितने भी लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बीपी, ये जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, वो सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया जाता है. कैसे क्लोज किया जाता है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर. सो मेरा सबसे पहला काम है, मेरे जो एसेट्स है उसको बंद करो, मेरे जो लायबिलिटीज है उसको बंद करो. कैसे बंद किए, सारे एसेट्स को मैंने डाल दिया रियलाइजेशन में, और लायबिलिटीज को कहां पे डाल दिया, रियलाइजेशन में. समझ में आ रहा है? सो एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स को बेचकर और लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए आपको तो हिसाब दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा. डोंट यू थिंक दैट यू हैव टू शो द रिकॉर्ड्स कि हाँ मेरे पास इतने एसेट्स थे, मैंने इतना बेचा, इतना लायबिलिटी से इतना पे हुआ. यह हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी हिसाब को दिखाने के लिए आप जो अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट. तो बैलेंस शीट में जितना भी आपका एसेट्स था, वही एसेट्स, जितना भी एसेट का मतलब वही एसेट जो कैश में
कन्वर्ट हो सकता है, वो सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया, कॉपी पेस्ट कर रहा है बैलेंस शीट से, और जितने भी आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सटर्नल नॉट इंटरनल, अगर पार्टनर ने एक लोन देकर के रखा हुआ है फर्म को, वो इंटरनल है, उसके लिए हम लोग अलग से एक लेजर बनाएंगे, वो मेरा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। 3 लेजर के अलावा एक और हो सकता है अगर पार्टनर ने लोन देकर रखा हुआ है, वो पार्टनर लोन अकाउंट में दिखाया जाएगा, यहां कुछ नहीं दिखाया जाएगा, यहां पे सिर्फ एक्सटर्नल आता है। लेकिन यहां पे तुम देखो मैंने एक और अकाउंट को ट्रांसफर किया है जिसका नाम है बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स। होता है क्या है कि अगर किसी भी एसेट्स के ऊपर में कोई आपने स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट करके रखा है, तो आप एसेट को ग्रॉस फिगर में ट्रांसफर करोगे, ना कि नेट फिगर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका डेटर्स, मान लीजिए आपका डेटर्स 50,000 है और उस पे आपका प्रोविजन 5,000 है, तो आप जब ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो डेटर आप 50,000 रुपया ट्रांसफर करोगे और ये 5,000 रुपया प्रोविजन कहां पे ट्रांसफर करोगे? क्रेडिट साइड में। सो इफ यू हैविंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर एनी काइंड ऑफ एसेट्स, सो एसेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर इन द ग्रॉस वैल्यू टू द रियलाइजेशन अकाउंट, और जो प्रोविजन है वो प्रोविजन को हम लोग क्या करेंगे? अलग से ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए मैंने डेटर को अलग से ट्रांसफर किया और प्रोविजन को अलग से ट्रांसफर किया। सो योर डेटर इज हियर 50,000 एंड योर प्रोविजन इज हाउ मच हियर? 5। सो अल्टीमेटली 50 डेबिट और 5 क्रेडिट, वो 5,000 रुपया वहां पे इफेक्ट आ गया, उसका 45,000 से रियलाइजेशन अकाउंट में इफेक्ट आ गया। समझ में आया? सो माई फर्स्ट स्टेप इज, जैसे मैंने कहा कि मेरा सारे अकाउंट्स बंद होना चाहिए, तो मैंने सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया और सारे लायबिलिटीज को यहां पे डाला। अब जब एसेट्स बिकता है, राइट, जब मैंने एसेट्स को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन में, तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया था? डेबिट। अब जब एसेट्स को मैं बेचूंगा, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करने वाला हूं? क्रेडिट। अब इसको समझो जर्नल के द्वारा कैसे हो रहा है ये चीज, हम तुम लोग को समझाते हैं। देखो, फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट, एज आई सेड, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अगर हम एसेट को बंद करेंगे तो हमको एसेट्स के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट, ये सारे एसेट्स थे, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक? सो मैंने सारे एसेट के अकाउंट को क्या कर दिया? बंद हो गया, बंद। यानी कि अब मेरा बुक्स में कोई भी एसेट का, इन सारे एसेट का अकाउंट क्या हो चुका है? क्लोज। अब इनको जब मैंने क्लोज किया तो कैसे क्लोज किया? इनको सबको ट्रांसफर कर दिया, कहां पे? सो देयरफॉर जब इनको मैंने क्रेडिट किया तो इसके बदले में डेबिट क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। हो गया? समझ में आया? एंट्री क्लियर है? अब एक इन्वेस्टमेंट या एक कोई एक एसेट, फर्नीचर बिका। अब जब फर्नीचर बिका तो इसका भी तुमको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो जब फर्नीचर बिका तो क्या आया? पैसा आया। तो आपका जो कैश है वो क्या हो गया? डेबिट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अब टू क्या करेंगे यहां पे? तुम गलती से में टू फर्नीचर मत लिख देना। क्यों नहीं लिख सकते फर्नीचर? क्योंकि फर्नीचर अकाउंट को आपने ऑलरेडी यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्रेडिट कर चुका है, आपने उसको कैंसिल कर दिया है। फर्नीचर अकाउंट बोल करके कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब आपने उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है तो नो मोर फर्नीचर अकाउंट इज बीइंग एग्जिस्टेड। यस और नो? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया से। सो देयरफॉर जब एसेट अब बिकेगा तो आपका कैश तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन। अब कल को डेटर पैसा दिया, तो जब डेटर पैसा दिया तो फिर क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आया? कल को प्लांट एंड मशीनरी बिका, तो प्लांट एंड मशीनरी बिका तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम? यही चीज हम समझा रहे थे यहां पे। देखो, जब हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर किए तो मेरा एंट्री क्या हुआ, बोलो? अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट्स। और जब बिका तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, बाय बैंक, हाँ या ना? ये सारा एसेट बिका, बाय बैंक एसेट डेटर गुडविल प्लांट मशीनरी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हुआ है, क्रेडिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, कारण क्या है, बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आया? क्लियर है? सो याद रखना, फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स उसका नाम, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर या गुडविल। अच्छा, गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, नॉट लाइक एडमिशन डिटरमिनेंट डेट। गुडविल हियर इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल, जैसे एक एसेट को ट्रीट करते हैं, जैसे एक फर्नीचर मोटर व्हीकल को ट्रीट कर, उसी तरह गुडविल को, उसको कोई स्पेशल अलग से कुछ नहीं। टू गुडविल टू डेटर्स, ये ट्रांसफर हो गया। याद रखना, जब ये एसेट बिकेगा तो बैंक या कैश जो भी है वो डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं फिक्टेशियस एसेट। फिक्टेशियस एसेट माने जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और नंबर 2 एग्जांपल दिया पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये आपका फिक्टेशियस एसेट है। ठीक, अब ये एसेट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ क्या? इसको हम लोग रियलाइजेशन में लाए, क्यों नहीं लाए रियलाइजेशन अकाउंट में? क्योंकि ये बिक नहीं सकता। रियलाइजेशन अकाउंट में वही एसेट आएगा जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। क्या इसको आप लोग कैश में रियलाइज कर सकते हैं? नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो फिर ये कहां जाएगा? इसका अकाउंट तो खुला रह गया। फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, गुडविल, इस सबको तो बंद कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में ला करके। लेकिन उसका क्या, जो तुम्हारा पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में है, जो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एसेट साइड में दिख रहा है, उसका क्या करें? तो उसको हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो हम तुम लोग को बोले थे कि 2 अकाउंट होगा एक रिलेशन में, या तो अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट को बंद करना है तो यही 2 कारण है, यही 2 उम्मीद है आपके पास, एक रियलाइजेशन और एक पार्टनर्स कैपिटल। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ और पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसके बीच में? पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच में। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये इसका अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? जोर से बोलो। क्यों क्रेडिट करेंगे? एज डेबिट बैलेंस है ना। तो ये हो गया आपका टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू पीएल अकाउंट, और इसका डेबिट क्या हो जाएगा? किसके बीच में रेट हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया? सो जो एसेट्स बिक सकते हैं उसको मैंने रियलाइजेशन में लाके बंद कर दिया, और जो एसेट नहीं बिक सकते, जो फिक्टेशियस, उसको कहां पे डाल दिया? सो मेरा सारा एसेट का अकाउंट बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत है? सारे एसेट्स का अकाउंट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? बढ़िया से। आगे अब कभी कभी हमको बैलेंस शीट में पार्टनर का करंट अकाउंट भी दिख सकता है। अगर हुआ तो कोई जरूरी नहीं है। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, सॉरी फिक्स कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट भी मेंटेन है और कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन है, और तुम देख रहा है कि बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ और कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। अब फर्म बंद हो रहा है, तो जब फर्म बंद हो रहा है तो क्या हम करंट और कैपिटल अलग अलग रखेंगे? क्या हमको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग बना के कुछ तुक बनता है? क्या करना चाहिए? दोनों को मर्ज कर दो। कैसे मर्ज करोगे? करंट अकाउंट का जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सिंपल।
समझ में आया? करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो करंट अकाउंट का दो केस बैलेंस हो सकता है, एक डेबिट बैलेंस और एक करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहां दिखता है बैलेंस शीट में? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? हाँ, कहां साइड? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहां पे दिखता है बैलेंस शीट में? एसेट साइड। डेबिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड बड़ा है, राइट? डेबिट उसका दुख का साइड है, फॉर्म के लिए तो एसेट है ना, फॉर्म को पैसा मिलेगा। सो डेबिट बैलेंस कहां दिखता है? बैलेंस शीट का ऐसे साइड में। और क्रेडिट बैलेंस फॉर्म का नजर से क्या है? लायबिलिटी। तो फॉर्म का बैलेंस शीट में कहां पे दिखेगा? लायबिलिटी साइड में। अगर इसको क्लोज करना है तो आप इसको यहां पे क्रेडिट करोगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और इसके अगर क्रेडिट बैलेंस है और उसको क्लोज कर रहे हो तो यहां पे क्या हो जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो। समझ में आया? और इसको ट्रांसफर कहां पे कर रहे हो? सो इस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? सो करेंट अकाउंट अगर आपको बैलेंस शीट में दिखता है, क्योंकि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बैलेंस शीट में ये है, आपका एसेट्स जो बिक सकता है तो उसको रियलाइजेशन में डाल दिए, आपका फिक्टिशियस एसेट भी ट्रांसफर हो गया। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस दिख गया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहा तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर करंट अकाउंट का बैलेंस अगर आपको दिखे तो आप गलती से भी करंट अकाउंट बनाने मत जाना, क्योंकि करंट अकाउंट बनाने का फायदा नहीं है। तो हम लोग करंट अकाउंट का बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। लोन टू पार्टनर, व्हाट इज दिस? लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर मतलब क्या हुआ? कौन किसको लोन दिया है? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। फर्म के लिए क्या है ये? फर्म के नजरिए से क्या है? फर्म के नजरिए से क्या है? बोलो, ठीक ही बोल रहा है, ठीक ही बोलो। एसेट से। क्यों एसेट से? फर्म के नजरिए से ये क्यों एसेट है? क्योंकि फर्म को ये पैसा वापस मिलेगा। तो बताओ, अगर एक पार्टनर को फर्म ने लोन दे करके रखा हुआ है और अब बिजनेस बंद हो रहा है, फर्म बंद हो रहा है, तो फर्म क्या करता है? फर्म को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वो पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? कि छोड़ देंगे उसको? लेंगे कि छोड़ देंगे? कैसे लेंगे? सिंपल सा बात है, उसका कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। जब उसका हिसाब होगा, इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें से क्या करेंगे? उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। सो लोन अकाउंट, लोन टू पार्टनर, फर्म के लिए एसेट है। इसको अगर क्लोज करेंगे, एल्विन क्या करेंगे लोन अकाउंट को क्लोज करने के लिए? क्योंकि ये एसेट है तो इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू लोन टू पार्टनर। एक होता है लोन फ्रॉम, वो लायबिलिटी साइड भी देखेंगे। अभी हम लोग एसेट साइड का डील कर रहे हैं। लोन टू पार्टनर का अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और डेबिट किसको कर दिया? वही पार्टनर। किसी और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को मत डेबिट कर देना, दैट कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए मैंने वो कंसर्न्ड वर्ड को यूज किया है। सो जो पार्टनर ने लोन लिया था उसी पार्टनर का अकाउंट से अब क्या करोगे? काट लोगे और लोन का अकाउंट क्या कर दोगे? क्लोज। सो ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है जो आपको एसेट साइड में दिख सकता है। सो मैं आपको एक एक करके क्लियर करते चल रहा हूं। पहले अभी हम बैलेंस शीट का एसेट साइड में देख रहे हैं। हम फिर से आपको बता दें, अभी हम लोग ये सेगमेंट में है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में, ये साइड में एक एक करके हम डील कर रहे हैं। सो जो एसेट इसमें से बिक सकता था मैंने रियलाइजेशन में डाला, जो फिक्टिशियस था जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इसको क्या कर दिया? पार्टनर्स का बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर यहां पे आपको करंट अकाउंट दिखा, इसको क्या कर दिया? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर यहां पे कोई लोन टू पार्टनर दिखा तो उसको क्या कर दिया? कैपिटल अकाउंट से काट लिया, डिडक्ट कर लिया, मतलब वही उसी में ट्रांसफर कर दिया।
So these are the possibilities, these are the possible items which you may find in the balance sheet at the time of the dissolution of firm, and we are doing what, how to deal with these items. इन सब का हिसाब को बंद कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है. अच्छा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स. व्हाट आर अनरिकॉर्डेड एसेट? अनरिकॉर्डेड एसेट वो एसेट्स होते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, आपको नहीं है, मतलब वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट है, तो वो भी तो एसेट बिकेगा. और जब कल को अगर वो एसेट बिकेगा तो उसका सिंपल एंट्री पास करेंगे हम लोग, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो इफ देयर आर एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्वेश्चन बता देगा आपको कि ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये एक टाइपराइटर था, ये एक फलाना चीज था जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, नाउ इट हैज बीन सोल्ड. सो कोई भी एसेट अगर बिकता है, याद रखना, चाहे वो रिकॉर्डेड रहे या अनरिकॉर्डेड रहे, कोई भी एसेट अगर बिकता है तो आपका एंट्री यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो रियलाइजेशन अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे. रिकॉर्डेड अगर है तो रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था, अनरिकॉर्डेड है तो आप उसको अकाउंट को क्रेडिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कभी तो आपका बुक्स में डेबिट हुआ ही नहीं. so, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इन केस ऑफ एनी एसेट बीइंग व्हाट टू से रियलाइज, वेदर इज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड. सो जल्दी से एक बार रिवाइज कर ले जर्नल एंट्रीज को. सबसे पहला सारे एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करना है. कैसे करेंगे? अकाउंट डेबिट टू ऑल दी एसेट्स, करेक्ट. सेकेंड है बेचने का, जैसे जैसे एसेट बिकेगा, जब जब एसेट बिकेगा तब तब एंट्री क्या होगा, बैंक टू रियलाइजेशन. हो गया. देयर पॉसिबिलिटी यू मे फाइंड सम फिक्टिशियस एसेट्स. इफ देयर आर फिक्टिशियस एसेट, दोस एसेट्स इज टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट whom, the partners capital. So partners capital account debit to advertisement to. Remember, these fictitious assets are not these fictitious assets are not, very good, कौन बोला? अश्मित. are not transferred to realization account. इन फिक्टिशियस एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, डायरेक्टली उसको हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, वहां पे हम लोग उसको ट्रीट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एसेट्स में और क्या हो सकता है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट का. करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस रहे तो क्या करना है, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है. सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करंट अकाउंट क्लोज. यहां पे हमने आपको इसलिए क्रेडिट बैलेंस के बारे में बता दिया क्योंकि ये आप दोनों रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज इसको हम लोग लायबिलिटी सेक्शन में भी देख सकते थे. तो अगर क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, तो उस सिचुएशन में पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. अगर पार्टनर को लोन दिया गया है तो वो लोन हम लोग कैसे कर लेते हैं, पार्टनर से कैसे वसूलते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करके लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे. ठीक है. अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो यहां पे हमारा सारा एसेट्स खत्म. अब बचता है एक एसेट, लास्ट एसेट. क्या है वो, बैंक और कैश. सो सिंपल, आपको लास्ट में या तो बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, बैंक का लेजर जो क्लास 11 में बनाना सीखे थे, और या तो कैश का लेजर बनाओगे. अगर क्वेश्चन में सिर्फ बैंक है तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट बनाओगे, सिर्फ कैश है तो क्या बनाओगे, कैश अकाउंट. लेकिन अगर बैंक और कैश दोनों है तो दोनों नहीं बनाना है, एक बनाना है. कैसे, इधर कैश का बैलेंस को बैंक में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो. मान लो बैंक में 5,000 रुपया और कैश इन हैंड 100 रुपया है, तो 100 रुपये को कहां पे डाल दो, बैंक में डाल के एक अकाउंट बनाओ, और या तो बैंक से पैसा निकाल के कहां पे डाल दो, कैश में डाल दो. So either you will prepare bank account or you will prepare cash account. This is the last ledger that we are going to prepare. And once you prepare this, all your assets items are closed. सब बंद हो गया. समझ में आ रहा है?
सो बैलेंस शीट का भी हम लोगों ने किस तरह से, जब फर्म डिसॉल्व होता है तो आप समझ में आ रहा है, इट्स नॉट सो सिंपल। फर्म को बंद करना इट्स नॉट, फर्म को बंद करना इज सिंपल, बट अकाउंट्स को भी बंद करना पड़ता है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जितना भी अकाउंट है सब सेटल होगा। कोई भी अकाउंट, कोई भी हिसाब खुला रहना नहीं चाहिए, सब हिसाब बंद होगा, सब अकाउंट बंद होगा। और अभी हम लोगों ने सिर्फ एसेट्स के आइटम्स को देखा है, एसेट साइड को हम लोग देखा है कि कैसे अगर एसेट का हर एक आइटम, जितना भी प्रोबेबल आइटम हो सकता है एसेट साइड में, वो सारे आइटम्स को कैसे क्लोज करना है, कैसे डील करना, वो मैंने दिखा दिया। हम लोग उसके बाद लेजर में आएंगे, रियलाइजेशन का। अभी हम लोग जर्नल कर लेते हैं। फॉर क्लोजिंग द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, जिस तरह से आपने एसेट्स को बंद किया उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बताओ किसको किसको बंद करना है? आप लायबिलिटीज बंद करेंगे। लेकिन रियलाइजेशन में मैंने क्या कहा, कौन सा लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है? एक्सटर्नल। सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट करते हैं। तो इसलिए जितना भी तुम्हारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो पता है, जब उसको हम लोग बंद करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट को, तो क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बंद करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। सो क्या क्या डेबिट होगा? जैसे जितना भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स अकाउंट, अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लोन फ्रॉम बैंक, ये सब लायबिलिटी है कोई, डेबिट। टू क्या हो जाएगा? टू रियलाइजेशन। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? अब अभी मैंने लायबिलिटी को क्या किया है? अभी सिर्फ बंद करके उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब हमको लायबिलिटी को क्या करना है? पे करना है। सब हमने क्रेडिटर को पे किया। तो जैसे मैं क्रेडिटर को पे करूंगा, मेरा कैश निकलेगा या मेरा बैंक निकलेगा? बैंक घटेगा तो कैश घटेगा। सो कैश घटेगा या बैंक घटेगा, एसेट घटेगा, क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे? गलती से भी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट मत कर देना, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट को आपने ऑलरेडी बंद कर दिया है, उसको बदले आपने क्या खोल दिया था। सो फिर बंद क्या होगा? रियलाइजेशन बंद होगा। सो यहां पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? हो गया सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी बंद। एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाद जो बैलेंस शीट में और क्या दिखता है? रिजर्व्स। देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी आर डिस्कसिंग ऑल द आइटम्स व्हिच आर देयर इन द बैलेंस शीट, बिकॉज दैट इज मेन एजेंडा, दैट इज व्हाट वी आर हियर टू डू। Each and every item of assets and each and every item of liability side has to be closed. So all assets and liabilities have a transfer and realization account. All external liabilities and all assets those which can be converted into cash. So now we are dealing with the liability section. So liability section में लोग ट्रांसफर कर दिए, पेमेंट भी कर दिए। अब आता रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। हम लोग जनरली क्या करते हैं? इन रिजर्व्स का क्या करते हैं बताओ? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तभी भी यही करेंगे। जनरल रिजर्व है, मान लो तुम्हारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तुम्हारे पास, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इस सबको क्या किया जाएगा? इसको तो बंद किया जाएगा। इसको कैसे बंद करेंगे? इसको बंद करके पार्टनर के बीच में ट्रांसफर कर दिए। सो देयरफॉर इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि है क्रेडिट बैलेंस, बंद करने के लिए डेबिट करेंगे। टू क्या हो जाएगा? पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। हम यहां पे ऑल वर्ड यूज नहीं कर रहे, आप लोग याद रखिएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक। अब इस रिजर्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व होता है जिसको हम अलग से ट्रीट करके आपको समझाएंगे। अलग से समझा रहे हैं, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। डिसोल्यूशन में थोड़ा सा हम लोगों को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे फोकस करना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, लायबिलिटी ऑन WCR डॉट नॉट एग्जिस्ट, और एक होता है लायबिलिटी ऑन WCR एग्जिस्ट। सॉरी, दोनों लिख दिए। मतलब
बैलेंस शीट में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा रहता है ना, द लायबिलिटी ऑन वर्कमैन द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज दिस मच, लिखा रहता है ना कि उस रिजर्व पे क्लेम कितना वो लिखा रहता है। सो दो सिचुएशन होगा, कभी आपको क्लेम नहीं लिखा रहेगा और कभी क्लेम लिखा रहेगा। पहला सिचुएशन क्लेम नहीं लिखा है, अगर क्लेम नहीं लिखा है तो बहुत सिंपल, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे, किसके बीच में, सारे पार्टनर्स के बीच में। कितना, पूरा, जितना का जितना WCR में अमाउंट है पूरा का पूरा WCR क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री बताओ, अकाउंट ठीक है। अब सेकंड केस, WCR के ऊपर में क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है, सो देयर इज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड देयर इज ऑल्सो अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाउ व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगेन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। पहला, द क्लेम दैट इज अ लायबिलिटी ऑन WCR इज लेस देन WCR। example WCR is 60,000 and claim is 35,000। clear, WCR कितना है 60, क्लेम कितना है 35, हो गया पहला सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, liability on WCR, that is the claim on WCR is more than WCR, मतलब WCR है 35,000 और क्लेम है 60,000। कोई प्रॉब्लम, करेक्ट। और थर्ड होता है इक्वल, WCR 60 और क्लेम भी 60। How to deal with these three different situations we have to understand because this is important. पहला सिचुएशन, WCR में रिजर्व है 60 और क्लेम है आपका 35। कैसे करना देखो। अब तुम बोलोगे भैया 60 में से 35,000 को हटा दीजिए, 25,000 को बांट लें। ठीक, तो हम 25,000 को बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, WCR अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, टू सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। 25,000 रुपये को बांट दिया। ये 25,000 रुपया कैसे आया, 60 और 35,000 का डिफरेंस। 60,000 रुपये रिजर्व में रखे थे, क्लेम कितना है 25,000 रुपये बच गया, उसको क्या करेंगे। सो देयरफॉर ये हो गया। देखो ये चीज हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे और जब हम लोग फिर बैलेंस शीट बनाते थे तो हम लोग वहां पे WCR में पैसा को रखते थे, दिखाते थे कितना है। ये याद रखना, ये डिसोल्यूशन है, बैलेंस शीट बनने वाला नहीं है और हर एक अकाउंट को बंद भी करना तो है। अभी अगर आप ये एंट्री पास करके छोड़ दिए, आपने 25,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करके उसका एंट्री दिखा के छोड़ दिया, आप गलत है। गलत इसलिए क्योंकि अभी भी WCR 35,000 रुपये से खुला हुआ है। आपको उस 35,000 से भी पहले WCR को क्या करना पड़ेगा, बंद। कैसे करेंगे, जो 35,000 जो क्लेम पार्ट है, ये वाला जो क्लेम है, इस क्लेम को हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया 35 और WCR अकाउंट डेबिट हो गया 35, हो गया। अब WCR 35 से डेबिट हुआ एंड WCR 25 से डेबिट हुआ, टोटल कितना से डेबिट हो गया, बंद हो गया WCR। समझ में आया, 25,000 पार्टनर के अकाउंट में बट गया और 35,000 कहां पे चला गया, रियलाइजेशन अकाउंट में। कोई दिक्कत। और जब ये क्लेम पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सो ये दो एंट्री पास किए, कितना 35,000 का। ध्यान से समझना। सो WCR आया रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 35,
फिर रियलाइजेशन डेबिट हो गया 35, सो 35 भी क्या हो गया, कैंसिल। अल्टीमेटली कर क्या निकला, पैसा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, WCR भी बंद हो गया, रियलाइजेशन भी बंद हो गया। सो जो आपका क्लेम वाला हिस्सा है WCR का, वो क्लेम को आप क्या करोगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे पहले। मतलब जो क्लेम वाला पार्ट है उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करोगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे ट्रीट कर रहे थे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को क्या कर रहे थे, पहले ट्रांसफर कर रहे थे हम लोग रियलाइजेशन में और उसका पेमेंट कर रहे हैं, उसी तरह इसको भी कर रहे हैं। और जो बच गया उसको क्या कर लोगे, अब सेकंड, WCR 35 क्लेम है ना, क्या करना है पहले। अब तो मेरा क्लेम कितना है 60 है, सो देयरफॉर जितना मेरा WCR में है वो तो पेमेंट करना ही करना है, उससे ज्यादा भी करना है। तो ये वालों को क्या करो, ट्रांसफर कर दो, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना 35, जो क्लेम वाला पार्ट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। लेकिन जब तुम पेमेंट करोगे, जितना तेरा लायबिलिटी तू एस्टिमेट किया था, तेरा लायबिलिटी क्या हो गया है उससे ज्यादा, तो जब तुम पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा, 60,000 से डेबिट होगा एंड टू कैश अकाउंट 60,000। एम आई क्लियर, सिंपल। दैट हियर यू विल नॉट से कि भैया क्या हम लोग रियलाइजेशन में 60 ट्रांसफर करेंगे, क्लेम नहीं, आप रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर करोगे। अगर आप लिखोगे WCR 60 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका WCR का क्रेडिट बैलेंस कितना था, वो खुला हुआ कितना से था। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। सो आपका WCR अगर 35,000 से खुला हुआ था तो आपका WCR बंद भी कितना से होगा, आपका WCR बंद भी कितना से होगा, 35,000 से बंद होगा, करेक्ट। और लेकिन जब आप पेमेंट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट मैंने जब करोगे तो उस समय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना से होगा, कितना से 60 से। सो ऑटोमेटिकली आपका रियलाइजेशन अकाउंट 25,000 से ज्यादा डेबिट हो गया, वो नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है। सो ये होता है WCR का ट्रीटमेंट। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। और कुछ बचा है वो देख लेता है। हाँ कौन सा बचा, ओ एक तो और बच गया ना, इक्वल वाला। तो इक्वल वाला विल बी सिंपल, इक्वल तो कुछ नहीं करना है, आपका WCR 60 है, आपका क्लेम भी 60 है। सो WCR अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रियलाइजेशन, और उसके बाद रियलाइजेशन टू कैश, बस यही है, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में अकाउंट में, ये कोई जरूरी नहीं होता कि फर्म के सारे एसेट्स बिक जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर एसेट को हम घर लेकर के जा रहे हैं, हम एसेट टेक ओवर कर लेंगे। तो अगर एक पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता, हम लोग देखें ना एडमिशन रिटायरमेंट में भी तो चीज देखें, तो अगर एक पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो याद रखना वो तो पार्टनर को फ्री में देंगे नहीं, वो हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से क्या कर लेंगे, माइनस, ठीक है, टू व्हाट, टू रियल एसेट। मत, एसेट तो ऑलरेडी कहां पे चला गया है, हाँ, तो टू क्या हो जाएगा यहां पे, रियलाइजेशन। उसी तरह कभी कभी ये हो सकता है कि पार्टनर लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर ले। पार्टनर बोलेगा कि मैं ये फलाना लाइबिलिटी को टेक ओवर करता हूं,
मैं ये लायबिलिटी लेकर के जा रहा हूं। तो अगर एक पार्टनर लायबिलिटी को टेक ओवर करता है, फॉर लायबिलिटी इज टेकन ओवर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी घट रहा है, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि अगर पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करेगा तो वापस फॉर्म से क्या करेगा, क्लेम करेगा, उसका क्लेम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये 90% हम लोगों का जितना जर्नल एंट्री सब कंप्लीट हो गया। अब ये रियलाइजेशन करने के बाद या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के बीच में बटेगा, लॉस हुआ तो भी बस उसका एक एंट्री रह गया है। और एक ये एंट्री करेंगे, स्पेशल केस होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ये जो पूरा रियलाइजेशन करते हैं ना हम लोग, इससे कुछ खर्चा होता है, इससे कुछ खर्चा जुड़ा होता है, एसेट्स को बिकवाना, इस समय एक समय लगता है और कुछ एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होता है। तो ये पूरा रियलाइजेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए देयर में भी सर्टेन कॉस्ट इनकर्ड, जिसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। उस रियलाइजेशन एक्सपेंस का कुछ अलग अलग वेरियस ट्रीटमेंट होते हैं, केसेस होते हैं, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग समझे डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। करेक्ट। जब एक फर्म डिसॉल्व होता है, मतलब जब फर्म बंद हो जाता है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा चीजें दिमाग में डाल लेना है कि हमें फर्म में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सबको क्या करना है, क्लोज करना है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करना है, और अपने सारे डेब्ट्स को क्या करना है, पे करना है। और डेब्ट्स को पे करने के लिए क्या करेंगे, अपने लायबिलिटीज एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे। सो उसके लिए आपका जिस दिन फॉर्म बंद होगा आपके पास बैलेंस शीट है, क्योंकि बैलेंस शीट ही में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या अकाउंट्स है। जो भी आपके एसेट और लायबिलिटी साइड में है, हर एक आइटम को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। और कैसे क्लोज करना है उसका हम लोग जर्नल एंट्रीज देखे हैं, या तो कुछ रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज होंगे, या तो कुछ कैसे क्लोज हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से।